नमो नमः। शुरू करते हैं। गुण संधि, कल अयादि संधि तक पढ़ा था हमने। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदें गुणः। अदें गुणः, अदें को उद्देश्य करके यहां गुण संज्ञा का विधान हो रहा है। गुण संज्ञा कर रहे हैं पाणिनि जी। अदें में स्थिति क्या है? अत एंग, अत एंग। अब अत में ह्रस्व आ दिख रहा है और एंग में एंग प्रत्याहार है। तो एंग प्रत्याहार एवं सूत्र में ए ओ जो दो वर्ण है वो दो वर्ण एंग प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो यानी आवर्ण ए ओ। अब ये जो संज्ञा हो रही है, इस संज्ञा में आ और ए ओ विधीयमान तो है नहीं, और जो विधीयमान नहीं होते हैं वो अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं। इसलिए यहां पर अ से आ ए ओ, इनसे इनके सवर्णी उपस्थित होते हैं। लेकिन उसके लिए अगला सूत्र आ जाता है, वो नियम करता है। परिभाषा सूत्र है यहां। परिभाषा सूत्र नियमन कर देगा, नियम कर देगा। तो इसलिए ह्रस्व अ ए ओ, दीर्घ ए ओ, इन तीनों की गुण संज्ञा हो जाती है। अर्थात व्याकरण शास्त्र में इनको अ ए ओ, इन तीनों को गुण के नाम से जानेंगे। गुण मतलब गुणपदवाच्य अ ए ओ। जब भी गुण शब्द का उच्चारण करेंगे व्याकरण में तो इसका मतलब अ ए ओ, ये तीन वर्ण आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे तुरंत। इसके बाद नियमन करने वाला जो सूत्र है क्या है? तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य की स्थिति है, वृत्ति में बिल्कुल लिख रहे हैं। तपर का यहां पर तपर में दो समास किया है। तह परो यस्मात्, ता जिससे पर में है, यानी ता जिसके बाद में है। एक तो ये अर्थ, और एक अर्थ क्या? तात परश्च, तात परह तपरह, और ता से परे जो है, यानी ता के जो बाद में है। दोनों अर्थ किया है। तह परो यस्मात्, ता है जिससे पर में, यानी जिसके बाद में ता है। और तात परह, और ता से पर में जो है, यानी ता के बाद में जो है, वो दोनों जो है, जिसके अंत में ता है वो, ता के बाद में जो है, जो वर्ण है, वो दोनों तपर कहलाएंगे। और जो तपर है वो तत्कालस्यैव, तत्कालस्यैव समकालस्यैव। तो इस वृत्ति में लिख रहे हैं तह परो यस्मात् तात परश्च उच्चार्यमाणः वर्णः समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। उच्चार्यमाण वर्णो समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। ता है जिसके बाद में, जिसके बाद में ता है, और ता के बाद में जो है, ऐसा जो उच्चार्यमाण वर्ण है वो समकालस्यैव संज्ञा है। तो समकाल की संज्ञा होता है। अर्थात यहां पर सवर्णस्य की अनुवृत्ति आती है पूर्व सूत्र से, सवर्णस्य की। तो अर्थ हो जाता है समकालस्यैव सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, समकालस्यैव सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। तो ता है जिसके बाद में, और ता के बाद में जो है, ऐसा जो उच्चार्यमाण वर्ण है वो जिस काल में उच्चार्यमाण वर्ण, जिस काल का वर्ण है, ह्रस्व काल का है अथवा दीर्घ काल का है, जिस काल का है, तस्यैव सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, उस काल के सवर्णियों का ही संज्ञा होगा वो। अर्थात ह्रस्व है तो ह्रस्व के 6 भेद, और दीर्घ है तो दीर्घ के 6 भेद, उनकी ही संज्ञा होगा। ह्रस्व से
ह्रस्व भेद से ही उसको मतलब रह जाएगा। यदि उसके बाद में ता आ गया और ता के बाद में अगर उच्चरित हो रहा है वर्ण, तो दोनों जो है वो अपने समकालस्य सवर्णस्यैव संज्ञा साथ समकाल के सवर्ण की संज्ञा होंगे। अर्थात उनका ह्रस्व है तो ह्रस्व काल की संज्ञा होगा, दीर्घ है तो दीर्घ काल की संज्ञा होगा। इसलिए आद्गुण हमें अदेंग गुण हमें आ के बाद ता है, तो ता किससे पर में है, तो आ के पर में है, आ के बाद में है, तो ओ आ ह्रस्व आ। और ता के बाद में कौन है, ए और ओ। ता के बाद में ए और ओ है, तो जो ए और ओ ये दोनों, तो अ ए ओ ये अपने जिस काल में उच्चरित है, आ ह्रस्व काल में उच्चरित है तो ह्रस्व काल के 6 भेद की उपस्थिति कराएगा। ए दीर्घ काल में उपस्थित है तो दीर्घ काल के 6 भेद, ओ दीर्घ काल में तो दीर्घ काल के 6 भेद। इस तरह से अ ए ओ ये 6 की संज्ञा वाला हुआ। ठीक है, यानी ह्रस्व अ, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, इनकी क्या है, गुण संज्ञा। इन 3 वर्णों को इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, इनको गुण के नाम से जानेंगे। गुण कहते ही ये तीनों उपस्थित हो जाएंगे। अब तपर समकाल से संज्ञा होगी, गुण संज्ञा हो गई। अब गुण संज्ञा में जो संदेह था कि यहाँ पर अ के द्वारा भाई 18 प्रकार का आ उपस्थित हो रहा है तो किसको लें, तो ह्रस्व काल का ज्ञान करा दिया। तपरस तत्काल से ये परिभाषा नियम। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है आद्गुणः। आद्गुणः सूत्र आता है। आद्गुणः ये गुण विधायक सूत्र है, भाई गुण कार्य कर रहा है। आदें गुणः क्या था, संज्ञा सूत्र था। आद्गुणः गुण विधायक सूत्र है, गुण कार्य कर रहा है। आद्गुणः, आद्गुणः का अर्थ लिख रहे हैं, इसमें अचि की अनुवृत्ति आ रही है, अच परे ये भी होगा। इसकी भी वही दशा है, अजब्य वही पूर्वत्व विशिष्ट। आकार होने पर पूर्व और पर के स्थान पे गुण एक आदेश होगा। ठीक है, यहां पर अच की अनुवृत्ति आ रही है। तो आद्गुण अवर्णादचि परे पूर्व परयो एको गुण एकादेश स्यात्। अवर्णादचि, आवरण से अवर्ण के बाद में अच हो। अच माने स्वरवर्ण, तो अवर्ण के बाद में अच हो तो एका पूर्व प्रयोग सूत्र का अधिकार आता है, तो उसके अधिकार में होने के कारण वहीं से वो अर्थ आ जाता है पूर्व प्रयोग हो। अर्थात अवर्ण के बाद में अच हो तो उस अवर्ण और बाद में जो अच वर्ण है उन दोनों के स्थान में एक गुण एको गुणादेश स्यात्, एक गुण होगा। क्योंकि गुण का यहां पर 3 है ना, तो तीनों में से एक होगा। तीनों में से एक गुण एक आदेश होगा। इसलिए लिख रहे हैं पूर्व परयो एको गुणैक देश स्यात्। तो आवर्ण के बाद में अच हो, यानी स्वर वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण हो, आवर्ण के बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो तो पूर्व और पर, यानी पूर्व में क्या होगा, अवर्ण, और पर में यानी बाद में क्या होगा, कोई ना कोई स्वर वर्ण। तो उन दोनों के स्थान पे एक गुण आदेश होगा, उन दोनों को हटा करके। कौन सा गुण आदेश होगा, इसके लिए वही स्थानम च प्रसंगः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। स्थान मिलाएंगे, जो सदृशतम वर्ण होगा, जो सदृशतम गुण होगा, उस गुण को उसके स्थान पे, उन दोनों के स्थान पे आदेश कर देंगे। उदाहरण दिया है उपेंद्रः गंगोदकम, उप प्लस इंद्रः। पा में आ है, पकारोत्तरवर्ती अकार, आ के बाद में अच है, इंद्रः का ई। तो पा में जो आ है और इंद्रः का जो ई है, उन दोनों के स्थान पे गुण एकादेश होगा। गुण एकादेश प्राप्त हुआ, कौन सा करें, तो उप पकारोत्तरवर्ती जो आ है उसका उच्चारण स्थान क्या है, अको विसर्जनीयम कंठ। कंठ है,
और इचुएशानाम तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो अ और इन दोनों के स्थान पे ऐसा वर्ण होगा जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। 3 गुण है अपने पास में, अ ए ओ, उच्चारण स्थान मिलाइए, इसमें आ का कंठ है, ओ का जो है कंठोष्ठ है और ए का कंठ तालु है। तो कंठ तालु के स्थान पे कंठ तालु एकार हो जाएगा। तो आ और ई वहां से हट जाएगा, उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ए। तो आ चला गया तो पा हलंत हो गया, उप। इधर अधर न द्रा बचा है, नद्रा। ई भी चला गया, मिलाएंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, उपेंद्र। इसी तरह से गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, गंगा में अ है, आ के बाद में उदकम का उ स्वरवर्ण है, तो आ और उ के स्थान पे एक गुणादेश होगा। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का स्थान उच्चारण स्थान ओष्ठ है, उपपदमानिया नाम ओष्ठो। तो आ और उ दोनों को हटाएंगे तो गंगा में गंग हलंत हो गया, और उदगम उदगम उदकम उदगम का उ चला गया, दकम बचा, ठीक है। तो आ और उ हट गए, आ के उसके स्थान पे क्या है, कंठोष्ठ वर्ण क्या है, ओ। गुण में से ओ जो है कंठोष्ठ वर्ण है, तो उसके स्थान पे ओ हो जाएगा। तो गंग ओ दकम मिलाएंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, गंगोदकम। इस तरह से उपेंद्र और गंगोदकम सिद्धि होती है। तो 2 वर्ण का उदाहरण दे दिया। इस तरह से जहां भी जो भी संस्कृत पढ़े, जो भी वाक्यावली पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो उसमें इन संधियों को देखते रहें, कहाँ कौन सी संधि हो रही है। तो देखते 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 तो अभ्यास में आ जाएगा कि कौन सी कहाँ संधि लग रही है। इन सूत्रों का, संधियों का बार बार कुछ भी पढ़े तो उसमें देखते रहें कौन सी संधि यहाँ पर है, तो उदाहरण भी स्पष्ट होते रहे हो जाते हैं, और सूत्र का अर्थ भी जो है बार बार ध्यान करने से आ जाता है। इसके बाद अगला सूत्र आ रहा है, उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत जो सूत्र है, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इत संज्ञा करता है, किसकी इत संज्ञा करता है, अजनुनासिक, अनुनासिक अच। उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञक स्यात्। उपदेश, उपदेशे पढ़ चुके हैं आप, उपदेश आद्योच्चारणम पहले आ चुका है। उपदेश में जो अनुनासिक अच है, अनुनासिक क्या है, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, वो अनुनासिक है, पहले आ चुका है। अनुनासिक क्या है, तो उपदेश में जो अनुनासिक अच है, अच मतलब स्वरवर्ण, स्वर का पर्यायवाची है अच, अच स्वराः। तो उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी, उसका नाम इत पड़ जाएगा, उसको भी इत नाम से जानेंगे। उपदेश में अनुनासिक अच, उपदेश में अनुनासिक अच कौन है, व्यंजन वर्ण तो अंत अंत में मिल जाता है, कहीं आदि में अंत में जैसे भी इत संज्ञा करते रहते हैं, तसे लोपा से लोप करते रहते हैं। अनुनासिक अच, यहां पर अनुनासिक अच के लिए परिभाषा लिख रहे हैं, कैसे अनुनासिक अच को हम जानेंगे, कौन सा अनुनासिक अच है। तो उसके लिए लाइन लिख रहे हैं, प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, यहां प्रतिज्ञा का क्या अर्थ है, प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या हुआ, प्रतिज्ञा विषयः, प्रतिज्ञा का विषय। प्रतिज्ञा का विषय क्या है, अनुनासिक्य, अनुनासिकता, अनुनासिकता कहें या अनुनासिक कहें एक ही बात है। प्रतिज्ञा का विषय क्या है, अनुनासिकता, अनुनासिक ही प्रतिज्ञा का विषय है। तो प्रतिज्ञा विषयः आनुनासिक्यम, येषाम येषाम वर्णानाम,
प्रतिज्ञा विषयः आनुनासिक्यम् येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनि प्रोक्ताः वर्णाः। प्रतिज्ञा का विषय अनुनासिकता है जिन वर्णों की, वो वर्ण ही अनुनासिक वर्ण है। अर्थात जिन वर्णों की अनुनासिक विषयणी प्रतिज्ञा की जाए कि अयम वर्णः अनुनासिकः, वो अनुनासिक है। किसी भी वर्ण की कर लेंगे तो नहीं, तो अपेक्षित होगा व्याख्यान से जिसकी आवश्यकता होगी। जैसे 14 सूत्रों से अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं, लेकिन जो मन में आए उतने प्रत्याहार थोड़े बनाना है। जो आवश्यक है पाणिनि जी ने उसको बनाया, उतने प्रत्याहार जितने प्रयोग में आए, जितने प्रत्याहारों को प्रयोग करके 4000 सूत्रों का निर्माण हुआ, उतने प्रत्याहार बनाए। उसी तरह से जिसकी आवश्यकता है उसको प्रतिज्ञा से अनुनासिक वर्ण बनाएंगे। ठीक है, तो प्रतिज्ञा का विषय यहां क्या है? अनुनासिकता। किसकी प्रतिज्ञा का विषय अनुनासिकता है? तो वर्णों की। वर्णों की प्रतिज्ञा का विषय है अनुनासिकता, अर्थात वर्ण को प्रतिज्ञा करके अनुनासिक वर्ण बनाएंगे। अनुनासिक बना करके फिर उसकी उपदेशेय अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषां ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनि प्रोक्ताः वर्णाः। अब इसका फल क्या है तो दिखा रहे हैं उदाहरण कि लणसूत्रस्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफोरलयोः संज्ञा। लणसूत्रस्थावरणेन, लण च तत्सूत्रमिति लणसूत्रम्, तत्र तिष्ठति लणसूत्रस्थः, लणसूत्रस्थश्चासौ अवर्णः इति लणसूत्रस्थः वर्णः, तेन लणसूत्रस्थावरणेन। अर्थात लण जो चतुर्दश सूत्र में जो लण सूत्र है, वो लण सूत्र में जो ल में लकारोत्तरवर्ती अकार है, अवर्णेन, उस अवर्ण के साथ में उच्चार्यमाण जो रेफ, अर्थात लण सूत्र में जो ला में आ है उसकी संज्ञा किया, उपदेशे अनुनासिक से अनुनासिक मान करके उसको पहले अनुनासिक प्रतिज्ञा से अनुनासिक मान करके उपदेशे अनुनासिक से संज्ञा, और संज्ञा करने के बाद में आदिरंतेन सहिता सूत्र से प्रत्याहार। तो अंतिमित हो गया ल में अ, और अंतिम इत के सहित आदि वर्ण हो गया र अ। र अ, वह जो र अ है वह अपने मध्यगामी वर्ण यानी ल और अपना यानी रे र, क्योंकि इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है प्रत्याहार में। तस्य लोपा इति लोपशास्त्र विधानात्। ठीक है, तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए वो स्थिति क्या बनी कि लण सूत्र में स्थित जो आवरण है उससे उसके साथ में जो आगे तत्सहित आदि र, वह जो र है वो अपने मध्यगामी और अपना र ल, इन दो वर्णों की संज्ञा हुआ। अर्थात र प्रत्याहार में दो वर्ण आए, र और ल, रलयोः संज्ञा। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि उरणरपरः इत्यत्र, उरणरपरः जो सूत्र है, इस सूत्र में उरण में जो रफरा है, जो र है, जो रेफ जो है, रेफ का बोधक जो रहा है वो केवल रेफ का ना बोधक होकर के र ला इन दोनों का बोधक होता है। अर्थात रा से वहां र ला दोनों लिया जाता है, रा प्रत्याहार लिया जाता है इस रा प्रत्याहार बनने के कारण। ठीक है, अब आते हैं उरण रपरः। उरण रपरः क्या कर, उहु, षष्ठी विभक्ति एक वचन, हरि शब्द का, पितुः की तरह, पितुः मातुः, उहु। उहु
षष्ठी विभक्ति है, मतलब अर्थ क्या आ जाएगा? री इति त्रिंशतः, 30 प्रकार का ही है। री इति त्रिंशतः इति स्थाने ततस्थाने विधीयमानः अण अथवा इति स्थाने योण सः रपरः सन्नेव प्रवर्तते। रपरः सन्नेव प्रवर्तते, इसका मतलब क्या है? तो री अर्थात री जो यह वर्ण है री, तो री इस वर्ण के स्थान में री 30 भेद है और री से यहां ली भी लिया जाएगा, ली के भी 30 भेद है। री ली वर्ण और मिथा सावर्ण वाच्य पढ़ चुके हैं, सवर्ण संज्ञा परस्पर होती है। तो री और ली इन दोनों के स्थान में होने वाला जो अण है, अण प्रत्याहार का वर्ण, इन दोनों के स्थान में होने वाला जो अण प्रत्याहार का वर्ण है वह रपरः सन्नेव अर्थात सदा रेफ के साथ ही होगा, सदा रेफ के साथ में ही आदेश होगा। यानी री के स्थान पे चाहे गुण हो चाहे वृद्धि हो, किसी भी रूप में अण अगर आ रहा है, चाहे इत्व कार्य हो उत्त हो, जो भी, अगर री के स्थान पे कोई अण प्रत्याहार का वर्ण हो रहा है तो वह रेफ के साथ में ही होगा। रपरः सन्नेव प्रवर्तते, रेफ के साथ में ही होगा। इस तरह से उदाहरण आ रहा है गुण संधि का। कृष्ण रथिहि, कृष्ण प्लस रिद्धि, यहां पर स्थिति क्या है? अवर्ण क्या है? अवर्णादचि, अवर्ण क्या है? णा में आ, णकारोत्तरवर्ती जो आ है वो अवर्ण है। आ के बाद में स्वरवर्ण क्या है? रिद्धि का री। अवर्ण के बाद में अच हो तो पूर्व और पर, यानी अ और री के स्थान में गुण एक आदेश हो। अब कौन सा गुण करें? क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, री का उच्चारण स्थान ऋटु रसाणाम मूर्धा है। गुण में जाएं, 3 वर्ण है अपने पास। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यद्यपि आ का कंठ है इससे मिल रहा है, लेकिन उधर तालु मूर्धा से विरोध हो रहा है तो नहीं होगा। वो का भी नहीं कर सकते हैं। वो दो तो हो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ है, ठीक है, आ का कंठ मिल रहा है लेकिन ओष्ठ का उधर मूर्धा से विरोध हो रहा है, इसलिए वो भी नहीं हो पाएगा। आ गुण, उन तीनों में जो आ है, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ कंठ मिल रहा है लेकिन विरोध इसका नहीं है, एक से तो पूरा मिल रहा है तो आ होगा। तो निश्चय करते हैं कि इन तीनों में जो अत्यंत जो सदृशतम है गुणादेश वो आ है। तो कृष्ण में नकारोत्तरवर्ती आ, उस आ और री इन दोनों के स्थान पे गुण सुनिश्चित क्या हुआ? आ। अब यह जो आ है आदेश होने के लिए जब जाया चल रहा है तो तुरंत उरण रपरहा आया और उरण रपरहा ने कहा कि री के स्थान पे तुम होने जा रहे हो, तुम अण प्रत्याहार का वर्ण हो, इसलिए तुम रेफ के साथ में ही आदेश होगे। इसलिए यहां पर अ और री इन दोनों के स्थान पे गुण क्या होगा? अर। तो कृष्ण हलंत हो गया क्योंकि आ हट गया, आ और री को हटा दिया, तो कृष्ण हलंत, कृष्ण अर धी, वर्ण सम्मेलन करेंगे, क्या बन जाएगा? कृष्ण रथि। इसी तरह से तवलकारः, तावा प्लस लृकारः, आ के बाद में स्वरवर्ण है, आ और लृ इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? गुणादेश, आदगुणा से आ जो होने लगेगा तब जो है आ जाएगा उरण रपरहा, उरण रपरहा से क्या हो जाएगा? लपर हो जाएगा, लपर होने से जो गुण होगा क्या होगा? अल। तो तब अल कारः मिला देंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? तवलकारः। ठीक है, इस तरह से गुण संधि होती है। इसका उदाहरण है आपको लिख करके गुण संधि के उदाहरण क्रम से। उपेंद्रः, उपेंद्रः में उप प्लस इंद्रः विच्छेद करेंगे, पा में पकारोत्तरवर्ती आ है और आ के बाद में स्वरवर्ण है ई, इन दोनों के स्थान पे गुण क्या हो जाएगा? ए। उप
प्लस इंद्र, आ और ई के स्थान में उन दोनों को हटा के ए हो जाएगा। तो पा हो गया हलंत और इधर बचा न द्र। आदेश क्या हुआ? गुणादेश ए। वर्ण सम्मेलन किए तो क्या बचा? बना उपेंद्र। इस तरह से गंगोदकम में भी गंगा आ और उ है, आ के बाद में उ है स्वरवर्ण। अवर्णादचि, अवर्ण के बाद में अच परे है उकार का उ, तो उन दोनों के स्थान पे गुण एकादेश क्या हुआ? ओ। आ और उ को हटा दिया तो इधर क्या बचा? गंग हलंत, गंग में ग हलंत और दकम मिलाए वर्ण सम्मेलन किए तो क्या बना? गंगोदकम, गंगोदकम। ठीक है, का छूट गया है दा में, जोड़ लीजिएगा, गंगोदकम। कृष्णार्धि, कृष्णार्धि में कृष्ण प्लस रिद्धि, अवर्ण के बाद में स्वरवर्ण है, दोनों के स्थान पे गुण उरण रपरह सूत्र की सहायता से गुण हुआ क्या? अर। णा हलंत हो गया कृष्ण अर्धि, मिला देंगे वर्ण सम्मेलने कृष्णार्धि। इसी तरह से तवलकार, तव लिकार, वा में आ है, आ के बाद में लि स्वरवर्ण है, आ और लि के स्थान पे क्या हो जाएगा? अल। तो तव अलकार, वर्ण सम्मेलन करेंगे क्या बनेगा? तवलकार। ठीक है, सिद्धि लिखना होगा तो एक सिद्धि बता देता हूं, जैसे कृष्णार्धि का ले लीजिए, कृष्ण प्लस रिद्धि ही इत्यत्र। चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं परासन्निकर्ष संहिता इति सूत्रेण संहिता संज्ञायाम। सीधा स्थानेन्तरतमः इति सूत्र सहकारेण आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे उररपणः इत्यनेन रत्वे कृष्ण अर्धिः वर्ण सम्मेलने कृष्णार्धिः इति सिद्धम। इस तरह से इसकी सिद्धि भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगली कक्षा में पढ़ते हैं। नमो नमः, धन्यवाद।